हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ यूनिट की, जो कि साइकोलॉजिकल से ली है हमने। और जो फोर्थ यूनिट है उसका नाम है हमारा लर्निंग। और जो लर्निंग हमारी यूनिट है उसी में सारे के सारे टॉपिक हमारे चल रहे हैं रेगुलर। तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है थिंकिंग। तो थिंकिंग टॉपिक में से कुछ पार्ट हमारा प्रीवियस वीडियो के अंदर हो चुका है। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है टाइप ऑफ थिंकिंग। तो इसमें हम थिंकिंग की टाइप के बारे में बात करेंगे कि जो हमारी थिंकिंग होती है, जो सोच और जो विचार होते हैं, उनकी कितनी टाइप होती हैं। तो इसमें जो सबसे पहले इन्होंने दिया गया, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग विच आर एज फॉलोइंग। तो इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप की हमारी जो सोच विचार जो रहते हैं, तो इसमें जो सबसे पहले जो दिया गया इसमें कंक्रीट थिंकिंग इसके अंदर दी गई है। तो कंक्रीट थिंकिंग होती है बिल्कुल ही सॉलिड थिंकिंग, जो हमारी होती है ठोस सोच हम जिसको बोलते हैं। ठीक है। दूसरी हमारी इसके अंदर आ जाती है अब्स्ट्रक्ट थिंकिंग। तो अब्स्ट्रक्ट थिंकिंग में आ जाती है जो कि बिल्कुल हमारी इस तरीके की थिंकिंग होती है जिसमें हमारा किसी भी तरीके का बदलाव वगैरह जो है वो नहीं होता है। ठीक है। और हमारी लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। लॉजिकल थिंकिंग में हो जाता है जिसमें किसी प्रकार का लॉजिक होता है, भाई ये इस चीज़ का ये लॉजिक है और इसकी वजह से मैं ये सोच रहा हूँ। और इनको डिटेल में भी जानेंगे। डिटेल में जब हम इनको करेंगे तो हमें पता लगेगा कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, करंट थिंकिंग क्या होती है, लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, जो हमारी रचनात्मक हम इसको जिसको बोल देते हैं। और ऑटिस्टिक थिंकिंग हमारी क्या हो जाती है। ऑटिस्टिक थिंकिंग जो हमारा डिसऑर्डर होता है ना, ऑटिज्म जो डिसऑर्डर होता है, तो उससे रिलेटेड ये हमारी रहती है। तो एक एक करके हम डिटेल में जानेंगे कि भाई कौन सी थिंकिंग जो है वो किस टाइप की होती है। एग्जाम्पल के साथ हम इसको जानेंगे। तो इसमें हमारा कंक्रिएट थिंकिंग आ जाती है सबसे पहले। तो ये आ जाती है हमारी जो बिल्कुल ठोस और जो सॉलिड हमारी सोच जो बोली जाती है। इट इज काइंड ऑफ थिंकिंग विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन एज मटेरियल रिलेटेड टू प्रॉब्लम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ पर्सन इन सम काइंड ऑफ फॉर्म। तो अब इन्होंने बताया है कि ये जो हमारी कंक्रीट थिंकिंग जो होती है, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार की जो है काइंड ऑफ थिंकिंग है, यानी कि एक प्रकार का चिंतन ही है, एक प्रकार की सोच ही है, जो पॉसिबल ओनली व्हेन, और ये तभी संभव हो सकता होती है जब व्हेन जब द मटेरियल रिलेटेड टू प्रॉब्लम इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। यानी कि जब समस्या जो है ना, समस्या से संबंधित कोई भी चीज़ है किसी न किसी रूप में इंसान के सामने मौजूद होती है। तो ये कब हमारी उत्पन्न होती है कैसी सोच कि भाई कोई चीज़ जब समस्या के रूप में, समस्या से संबंधित जो चीज़ें होती हैं हमारी, वो किसी न किसी रूप में जब इंसान के सामने मौजूद होती है ना, बिल्कुल दिखाई देती है कि हाँ भाई ये समस्या है, तो हमारी ये थिंकिंग जो है ये उत्पन्न होती है। इसीलिए क्या होती है, ठोस होती है, क्योंकि बिल्कुल आंखों के सामने जो चीज़ हो रही होती है, तो वो जो थिंकिंग होती है वो हमारी ठोस होती है। उसे कोई ये चीज़ नहीं हो रही है तो भी हम इस चीज़ को पे प्रेशर डालेंगे कि नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा है और ऐसे हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके की जो थिंकिंग होती है वो इसी तरीके की ठोस थिंकिंग इसको इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि ऐसी थिंकिंग होती है ये जब भी संभव हो सकती है जब समस्या की कोई भी वस्तु है, जो समस्या से संबंधित कोई भी चीज़ है, जो वो किसी न किसी रूप में इंसान के सामने मौजूद होती है। ठीक है। तो ये हमारी कंक्रीट थिंकिंग के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे जानेंगे कि भाई ये जो हमारी थिंकिंग होती है ये हमारी कंक्रीट ठोस थिंकिंग क्यों बोली जाती है। जैसे कि चिल्ड्रन आर टॉट काउंटिंग विद हेल्प ऑफ स्टोन और बेड्स। तो वही उदाहरण के लिए उन्होंने बताया है कि एक जो बच्चा होता है, यानी कि बच्चों को जब गिनती सिखाई जाती है ना, जब काउंटिंग सिखाते हैं, तो वो पत्थरों की हेल्प से सिखाई जाती है, यानी कि पत्थर गिन गिन के इधर उधर रखते रहते हैं ना, 1 2 3 ऐसे करके। तो बच्चों को जो पत्थरों की मदद से जो गिनती सिखाई जाती है, या फिर बैड सिमिलरली इफ ए पर्सन वांट टू टीच ए वर्किंग ऑफ पार्ट ऑफ ए मशीन इट विल बी पॉसिबल इफ देयर पार्ट आर शो टू द लर्नर। तो भी इन्होंने बताया है कि भाई जिस तरीके से बच्चों को गिनती सिखाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है ना, और मोतियों के आकार की तरह उनको बनाया जाता है, फिर बच्चों को सिखाई जाती है एक एक करके। तो इस प्रकार अगर कोई इंसान किसी मशीनरी के बारे में जानना चाहेगा, ठीक है, मशीन के किसी भी भाग का भाई वो फंक्शन कैसे करता है वो सीखना चाहता है, तो वो तभी संभव होगा जब उसके जितने भी जो पार्ट होते हैं ना, मशीन के जितने भी पार्ट होते हैं, वो जो स्टूडेंट्स होता है, जो सीखने वाला होता है, उसको दिखाई दे जाए। ठीक है। अगर किसी मशीन के बारे में उसको जानना होता है तो वो तभी सीख पाएगा जब उसके मशीन के सारे पार्ट जो हैं वो उसे दिखाई दे जाए। जैसे कि अगर हमने अपनी बॉडी के प्रोसेस के बारे में जानना है, ठीक है, तो मेडिकल लाइन में जो डॉक्टर होते हैं, जो सर्जन होते हैं, फिर कोई भी मेडिकल लाइन से होता है, तो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो डायग्राम बनाकर पूरे पूरे जो पार्ट होते हैं वो अच्छे तरीके से सिखाए जाते हैं। तो यही जो होता है हमारा सीखने का जो प्रोसेस होता है, जब चीज़ें हमारे सामने मौजूद होती हैं कोई भी वस्तु, तभी हम उस चीज़ से बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व आर द कंटिन्यू वर्किंग ऑन पेपर। तो वही इसमें जो हमारा जिस तरीके से हमारा जो गणित की जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है ना, मतलब कि मैथ से संबंधित जो हमारी समस्या होती है, उनको कागज पर लगातार हल किया जाता है, यानी कि कागज पर क्या, कॉपी में या रजिस्टर में हम उसको हल करते हैं मैथमेटिक्स की किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सच टाइप ऑफ थिंकिंग डेवलप इन द
इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से की जो सोच होती है वो हमारा जिस भी तरीके का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जो प्रारंभिक जो हमारा जो सबसे पहली जो हमारी स्टेज होती है उसमें विकसित होती है। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ थिंकिंग डेवलप इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो भी इस प्रकार की जो हमारी सोच है या हमारी जो थिंकिंग है उसका जो जो डेवलप होने का जो हमारा पहला जो चरण होता है वो हमारा डेवलप हो जाता है। इसी सोच के साथ हमारा जो पहली स्टेज होती है वो डेवलप हो जाती है। अभी चीज़ को हम सीख रहे हैं तो सबसे पहले वो चीज़ हमें दिखाई देनी चाहिए, तभी वो हमारी जो प्रोसेस होता है वो हमारा स्टार्ट होगा। और बच्चों के अंदर इट इज़ ए प्राइमरी मोड ऑफ थिंकिंग इन चिल्ड्रन। और बच्चों के अंदर तो सोचने का जो सबसे पहला तरीका है ना वो यही होता है। ठीक है, पहले वो चीज़ को देखेगा और फिर वो उसको सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है अब्स्ट्रक्ट थिंकिंग। तो भाई अब्स्ट्रक्ट थिंकिंग हमारी कौन सी होती है? ये जो हमारी थिंकिंग होती है ना, ये ऐसी थिंकिंग होती है जो कि हमारी जो एब्सेंस होती है ना, एब्सेंस में ये संभव होती है। एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति होती है किसी चीज़ की, तभी ये हमारी जो है संभव हो पाती है। तो इन्होंने बताया इट इज थिंकिंग विच इज पॉसिबल इवन इन द एब्सेंस ऑफ ओनली मटेरियल इन फ्रंट ऑफ ए पर्सन। तो भी कोई भी इंसान है, मतलब ये जो होती है ये कब पॉसिबल होती है? थिंकिंग विच इज पॉसिबल इवन द एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। तो भाई ये तभी संभव हो सकती है जब कोई इंसान है और उसके सामने कोई भी सामग्री, मतलब कि कोई भी जो वस्तु है या किसी भी चीज़ से संबंधित जो हमारी चीज़ें होती हैं उसके सामने मौजूद किसी भी सामग्री का चित्रण किया जा सकता है। यानी कि ये कब संभव होगी? अनुपस्थिति में संभव हो सकती है, उपस्थिति में संभव नहीं होगी ये। ठीक है, तो अनुपस्थिति में भी संभव है। अनुपस्थिति में संभव कैसे हो जाएगी? लेकिन जैसे कि कोई इंसान है और उसके सामने मौजूद कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है, तो उसका कोई भी चित्रण किया जाए, यानी कि उसके बारे में कुछ भी बताया जाए, यानी कि कोई उसकी छवि दिखाई जाए, उसकी फोटो दिखा दी जाए, उसका जो पूरा कंसेप्ट है वो समझा दिया जाए, लैंग्वेज बता दी जाए। ठीक है, तो उसकी सहायता से संभव है। ठीक है, अनुपस्थिति में संभव है, लेकिन वो चीज़ सामने नहीं है, उस चीज़ की फोटो दिखाई जा रही है। ठीक है, उसको उसके बोल करके उस चीज़ के बारे में सारा बताया जा रहा है और उस चीज़ की जो छवियां होती है वो सारी की सारी बताई जा रही है। तो इस तरीके से ये हमारी संभव होती है। तो ये जो थिंकिंग होती है ये हमारी अब्स्ट्रक्ट थिंकिंग होती है, यानी कि किसी इंसान को हमने सामने से देखा नहीं है, सिर्फ उसका फोटो देखा है। तो इस तरीके की हमारी ये थिंकिंग जो है वो रहती है। इट डज नॉट रिक्वायर द ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन इन रियल फॉर्म। तो ये जो हमारी जो स्थिति होती है, किसी भी वस्तु या कोई भी जो स्थिति होती है उसमें हमारा वास्तविक रूप से होना आवश्यक नहीं है। और वास्तविक रूप से अगर आवश्यक नहीं है तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव इन द फॉर्म ऑफ द इमेज कंसेप्ट एंड लैंग्वेज हेल्प द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इसमें भी हमारी किसी भी तरीके की जो फोटो है या किसी तरीके की छवियां हैं या फिर हमारे जितनी भी अवधारणाएं हैं, अवधारणाएं का मतलब हो जाता है कि भाई जितने भी हमारे कंसेप्ट हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। और भाषा के रूप में जो हमारी सारी की सारी जो हमारी अब्स्ट्रक्ट जो हमारी थिंकिंग होती है उसका चिंतन करने में सहायक होती है। यानी कि कोई भी चीज़ जो उपस्थित नहीं है उसकी फोटो से, उसकी छवि देख के, उसका कंसेप्ट जान के, उसके बारे में थ्योरी पढ़ के हम उसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन वो चीज़ जो होती है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी कि हम इंसान का जो शरीर है, शरीर के अंग भी अगर हम पढ़ते हैं तो वो इंसान को काट कर जो हम शरीर के अंग देख सकते हैं, यानी कि इंटरनल अंग के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम किस में देख रहे हैं? फोटो में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, और फिर उसके बारे में सारी थ्योरिकल जानकारी ले रहे हैं। तो ये हमारी अब्स्ट्रक्ट थिंकिंग हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए नर्स एज ए स्टूडेंट गिव द हॉस्पिटिक, जो हमारा जो हाइपोथेटिकल जो हमारी चीज़ें होती हैं, हाइपोथेटिकल चीज़ें हमारी कौन सी हो जाती हैं? इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है, सॉल्व दैट द सम ऑफ द इमरजेंसी डेवलप विच ऑफ द पेशेंट एंड द डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल देन व्हाट सी विल डू। तो उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि एक नर्स है जैसे कि, ठीक है, एक जो नर्स की मतलब कि एक नर्सिंग करने वाली जो मतलब नर्स बनी हुई नहीं है, अभी छात्रा है वो, यानी कि वो पढ़ रही है, अभी वो स्टूडेंट है नर्सिंग की। तो एक जो है काल्पनिक समस्या दी जाती है। ठीक है, काल्पनिक समस्या दी जाती है, यानी कि मान लीजिए, मतलब उसको एक काल्पनिक समस्या दी जाती है कि मान लीजिए अगर मरीज जो है उसके साथ कोई इमरजेंसी उत्पन्न हो जाए, यानी कि कोई भी इमरजेंसी डेवलप हो जाए उसके साथ, और जो डॉक्टर है वो नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगी? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, यानी कि हमारे सामने ये स्थिति मौजूद नहीं है, लेकिन उसको इमेजिन किया गया। उसको कि भी सोचो अगर कोई पेशेंट है, उसको बहुत उसकी मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, सीपीआर है, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या पेशेंट को अचानक से सिवरिंग आ गई है, किसी तरीके की कंडीशन हो गई है और डॉक्टर वहाँ नहीं है, तो आप क्या करोगी? तो ये जो नर्स जो स्टूडेंट्स है जो सीख रही है जो नर्स, तो उसको जो है एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है कि सोचो आप कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन है, तो आप किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करोगे। इवन इन द एब्सेंस ऑफ द रियल सिचुएशन इन कैन वर्क ऑन द प्रॉब्लम व्हाइल द इमेजिंग इन द सिचुएशन। तो आपने क्या करना है? तो वास्तविक स्थिति तो है नहीं, वो सिर्फ एक कल्पना करते हुए जो समस्या पर विचार वो कर सकती है कि भाई अगर ऐसा हुआ, अगर ब्लीडिंग हुई या ये होता होगा, या अगर ऐसी समस्या हो जाएगी तो मैं इस तरीके से करूंगी। तो वो विचार करेगी उस चीज़ पर कैसे करेगी, जो सिचुएशन है ना उसको इमेजिनेशन करेगी कि हाँ एक पेशेंट है और उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से उस सिचुएशन को संभालना है। और
इट इज अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये जो हमारी जो थिंकिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी अनुपस्थिति वाले जो चिंतन होता है वो हमारा ये बोला जाता है। एज द चाइल्ड ग्रोज टू एडolescent स्टेज अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप। ठीक है, तो ये जो हमारी अब्स्ट्रक्ट जो हमारी थिंकिंग होती है ये डेवलप होता जाता है। ठीक है, तो ये डेवलप होता जाता है। डेवलप क्यों होएगा, डेवलप इसलिए होता जाएगा क्योंकि जैसे जैसे बच्चा या कोई भी है, जैसे जैसे उसकी जो उम्र जो है बढ़ती जाएगी, बच्चा की वो किशोर अवस्था में बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ही ये जो चीज़ें होती हैं, जो थिंकिंग का जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमारा डेवलप होता चला जाता है। ठीक है, तो वही एक जो हमारा कंक्रीट था वो हमारा किस तरीके की थिंकिंग थी, वो हमारी थिंकिंग थी कि चीज़ हमारे सामने मौजूद है और फिर हमारी थिंकिंग उस चीज़ के लिए है। ठीक है, और अब्स्ट्रक्ट में क्या हो जाता है कि जो चीज़ है वो हमारे लिए मौजूद नहीं है, उसका इमेजिनेशन है, इमेज है, थ्योरी, हम उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज में जान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे सामने मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की जो हमारी थिंकिंग रहती है वो हमारी अब्स्ट्रक्ट थिंकिंग के बोली जाती है। तो उसी का एग्जाम्पल इसके अंदर हमारा दिया गया है। तो नेक्स्ट जानते हैं हम इसके बारे में। तो अभी नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी लॉजिकल थिंकिंग। तो अब जानेंगे कि लॉजिकल थिंकिंग किस तरीके की होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक है, तो वही लॉजिकल का तो पता ही, तार्किक हम इसको बोलते हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग भी किसी चीज़ का लॉजिक होना चाहिए सोचने के लिए, कोई भी चीज़ हम सोचते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही बात पर विश्वास नहीं करते हैं जब तक लॉजिक रीजन कारण जो होता है, जब तक हमें उस चीज़ का लॉजिक नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये हमारी रहती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो ये जो होता है ये हमारा बहुत ही रिफ्लेक्टिव जो चिंतन होता है, जो सोच होती है वो हमारी ये रहती है। इट इज यूजुअली डन विद सम रीजन एंड लॉजिक। तो ये आमतौर पर हमारा किसी भी तरीके का तर्क है या बुद्धि होती है उसके साथ ही किया जाएगा। तो उसके होने के लिए ना कारण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस लॉजिक एंड रीजन आर फॉर्म्ड विद द अरेनिंग ऑफ फैक्ट एंड द फिगर इन ए सिक्वेंस। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारा जो लॉजिक है या फिर हमारा जो रीजन है, तो इसमें जितने भी हमारे आंकड़े होते हैं ना उनको बिल्कुल फिगर आउट, फिगर होते हैं जो क्रमबद्ध होते हैं। ठीक है, तो उस जो फिगर होता है ना उसको करके निर्मित ये हमारे हो सकते हैं। यानी कि एक एक चीज को जोड़ करके जब पूरा का पूरा हमें रीजन पता चलता है, एक चीज को दूसरी से जोड़ करके रीजन जब हमें पता चलता है, लॉजिक हमें पता चलता है, तो वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग होती है, जो हम चीजों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और हमें तब एहसास होता है कि भाई हाँ ये चीज़ तो लॉजिक है, इस चीज़ के पीछे हाँ ये कहा जा सकता है क्योंकि यही रीज़न है, इसके पीछे ये कारण है, तो वो चीज़ हमारी लॉजिकल होती है। यानी कि इसमें मैजिक चमत्कार की बातें नहीं होती, इसमें किसी न किसी प्रकार का रीज़न पीछे जरूर होता है, तो वो चीज़ वो थिंकिंग जो होती है वो हमारी लॉजिकल बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि एक इंसान है, जैसे कि एक पर्सन है, गिव लॉजिकल लॉजिक फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया दैट इट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो वही इसमें उदाहरण के लिए दिया गया है कि एक व्यक्ति है भारत में जो है गरीबी के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या के रूप में बताता है। यानी कि एक इंसान जो है वो भारत में जो गरीबी है उसका जो कारण है बढ़ती जनसंख्या के रूप में बताता है कि भाई भारत में गरीबी इसीलिए है क्योंकि उसकी जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है। ठीक है, दिस थिंकिंग ऑलवेज प्रोसेस टूवर्ड्स गोल विद द ऑब्जेक्टिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो भाई इस प्रकार की जो सोच है वो हमेशा समस्या के समाधान के उद्देश्य से ही, मतलब एक हमारा जो एक लक्ष्य होता है ना उसकी ओर अग्रसर होती है। यानी कि ये ऐसी जो सोच होती है वो हमेशा कैसी होती है, ये ऐसी सोच होती है कि भाई जो समस्या है ना उसके समाधान को अग्रसर करती है कि हमारा लक्ष्य क्या है। फिर अगर हमें गरीबी को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें जनसंख्या पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हमारा उद्देश्य और लक्ष्य इसमें स्पष्ट दिखाई देगा कि भाई जनसंख्या को कम करना पड़ेगा अगर हमने देश से गरीबी को हटाना है तो। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हमारा उद्देश्य होता है उसको अग्रसर करती है ये हमारी जो है लॉजिकल सोच होती है। इसके पीछे लॉजिक है। अगर गरीबी बढ़ती जा रही है तो ऐसे नहीं है गरीबी भगवान की देन है या ऐसे ही बढ़ती जा रही है हमारे भाग्य में, ऐसा गरीबी हो, गरीबी का ज्यादा बढ़ना इसका मतलब इसके पीछे लॉजिक ये है कि भी जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और रोजगार की कमी होती जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिएटिव थिंकिंग होती है हमारी रचनात्मक थिंकिंग, जिसमें हम रचते हैं, रचना करते हैं किसी भी चीज की। इट इज ए काइंड ऑफ थिंकिंग विच प्रोसेस टूवर्ड्स सम नोवेल्टी। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके की थिंकिंग है जो कि हमारा किसी प्रकार का जो उद्देश्य होता है ना उसकी ओर हमें लेकर के जाती है। टुवर्ड्स सम ऑफ द नोवेल्टी हमारा उद्देश्य है या फिर हमारी जो भी लक्ष्य है उसकी तरफ हमारा लेकर के जाती है ये। और वेरियस ऑफ इन्वेंशन एंड द डिस्कवरीज आर द प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसमें हमारे विभिन्न जितने भी हमारे किसी भी प्रकार के हमारे इन्वेंशन है यानी कि आविष्कार जो किए गए हैं, डिस्कवरी यानी कि खोज जो की गई है, तो इसमें क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये हमारे जिस भी जितने प्रकार के हमारे आविष्कार हैं या फिर जो हमारी खोज है ना रचनात्मक सोच का ही परिणाम है। यानी कि पहले किसी ने सोचा है, रचना की है अपने मन में उस चीज की और फिर वो आविष्कार और खोज जो है वो हुई है हमारी। ठीक है, इट डज नॉट वर्क अंडर एनी
रूल एंड रेगुलेशन और एनी ट्रेडिशनल एंड द प्रोहिबिशन। तो भाई इसमें किसी ये जो है किसी नियम कानून या फिर कोई भी परंपरा या फिर किसी भी चीज की नान ऊपर जो हमारी रहती है, ठीक है, निषेध जो है या फिर किसी की अधीनता इसके अंदर नहीं रहती। जो चिंतन है जो थिंकिंग है वो किसी भी चीज के प्रति बाधित नहीं होते हैं, ठीक है। कोई नियम कानून हमारी सोच के पीछे नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, किसी चीज के अधीन ये चीजें नहीं है हमारी। तो इसमें इट इज फ्री फ्री फ्लोटिंग विद द नोवल काइंड ऑफ द इमेजिनेशंस एंड आइडियाज। तो अब इसमें जो नई जो कल्पनाएं हैं या जो हमारे विचार है उसके साथ स्वतंत्र रूप से ही हमारी चलती रहती है। नए विचारों के साथ स्वतंत्र रूप से हमारी क्या चलती रहती है, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब हो जाता है अलग अलग आइडियाज के साथ, अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग नई नई चीजें करते रहना। तो वो क्रिएटिव चीजें हमारी इसके अंदर होती है। इमेजिनेशन करते हैं, हाँ ये चीज ऐसे बन सकती है, इसका बनाकर कैसे बना सकते हैं, तो वो क्रिएटिविटी होती है। किसी किसी इंसान को देखा है कि वो वेस्ट जो पड़ा होता है उससे भी बहुत सुंदर चीजें बना देता है, तो वो क्या है, इमेजिनेशन है उसकी। और वो जो आइडियाज है वो अच्छा आइडियाज क्या है, अगर वो उनको एप्लीकेट करेगा, उन चीजों को यूज करेगा तो डेफिनेटली वो नया क्रिएशन कर पाता है। इट ऑलवेज रिजल्ट इन टू सम न्यू काइंड ऑफ वर्क विच इज ऑफ द ओरिजिनल एंड नोवल इन नेचर। तो भी इसका जो परिणाम है यानी कि रिजल्ट्स है हमेशा, तो इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा किसी नए प्रकार में ऐसे कार्य के काम के रूप में होता है जो कि हमारा नया भी होता है और मौलिक रूप से भी सही होता है, ठीक है। तो इसका हमेशा जो रिजल्ट आता है ना वो नया भी होता है काम और हमारा ओरिजिनल भी होता है, नॉवल ऑफ नेचर भी होता है, यानी कि प्रकृति पे हमारा अच्छी तरीके से हमारा ये काम होता है। ऑल्दो क्रिएटिविटी इज ए इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑफ द इनिशियल्स ऑफ लैंग्वेज येट ऑफ द क्रिएटिविटी नीड ऑफ एटलीस्ट एवरेज इंटेलिजेंस। तो ये इनका कहना ये है कि जो हमारी क्रिएटिविटी जो होती है ना, मतलब कि ऑल दो यानी यद्यपि जो रचनात्मक बुद्धि से ये हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि जो क्रिएटिव है ना, जो रचनात्मक हमारी जो बुद्धि होती है इंडिपेंडेंट है, यानी कि बिल्कुल पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र है। और इसमें लैंग्वेज यानी कि फिर भी जो हमारी क्रिएटिविटी होती है यानी कि क्रिएटिविटी नीड एटलीस्ट एवरेज। तो इसलिए जो हमारी रचनात्मक जो हमारी बुद्धि होती है उसके लिए कम से कम जो हमारी औसत बुद्धि की आवश्यकता हमारी होती है, यानी कि क्रिएटिव क्रिएटिव बुद्धि जो होती है ना उसके होने के लिए थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि जो मंद बुद्धि होते हैं, दिमाग जिनमें कम होता है, वो इस तरीके की क्रिएटिविटी नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जो औसत बुद्धि का जो औसत स्तर है वो हमारा होना बहुत आवश्यक है। उसी के हिसाब से हम क्रिएटिव जो है क्रिएटिविटी है वो हमारी हो सकती है। यानी कि कोई इंसान पढ़ नहीं पाता लेकिन उसकी बुद्धि का स्तर इतना है कि वो सिलाई कर रहा है, अलग अलग तरीके से वो ड्राइंग करना जानता है, उसे डांस बहुत अच्छा करना आता है, सिंगिंग बहुत अच्छी है। तो ये सारी की सारी हमारी क्रिएटिविटी है। या फिर वो पौधे लगाना या वो पेंटिंग करना, मतलब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे क्रिएटिविटी के सामने, मतलब क्रिएटिविटी के अंदर शामिल होते हैं हमारे। और इस ये जो क्रिएटिविटी वाली जो हमारी चीजें होती हैं ये हमारी स्वतंत्र तो होती हैं, और क्रिएटिविटी के लिए हमारी जो एवरेज इंटेलिजेंस है वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मंद बुद्धि जो होती है उसके अंदर क्रिएटिविटी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज जो हमारी बुद्धि है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्रिएटिविटी के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑटिस्टिक थिंकिंग। तो भाई ऑटिस्टिक थिंकिंग हमारी रहती है जैसे कि ऑटिज्म जैसी जो समस्या होती है, इट इज द इंटरनली फोकस सेल्फ ऑफ सेंटर्ड थिंकिंग। तो ये हमारी कैसी होती है, अंदर ही जो हमारी इंटरनल जो होती है ना, सेल्फ सेंटर्ड जो होते हैं, यानी कि आंतरिक केंद्रित या आत्म केंद्रित सोच जो होती है, यानी कि अंदर अंदर सोचते रहते हैं, किसी को कुछ बताते नहीं है, बोलते नहीं है, वो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन बोले जाते हैं। तो ये हमारी सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग होती है। इट इज नॉट सेटिमुलेट बाय द एक्सटर्नल सेटिमुलेटिंग कंडीशन। तो ये हमारी क्या होती है, बाहर की जो परिस्थितियों से प्रेरित होती है लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारी आत्म केंद्रित सोच है। और ये नहीं है कि बाहर की उत्तेजक जो परिस्थिति होती है उससे प्रेरित है, मतलब कि अंदर ही अंदर घुटन से इनको इस ये जो चीजें होती है इसके अंदर हमारी रहती है। और बाहर की किसी भी तरीके की सेटिमुलेटरी अगर किसी भी तरीके की हमारी परिस्थितियां हैं उससे प्रेरित होती हैं ये। और विचारक जो बाहरी हमारा जो वातावरण है, यानी कि हमारा बाहर का जो अगर किसी भी तरीके का हमारा इन्वायरमेंट इन्होंने दिया है, थिंकर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इट इज आल्सो द कंसिडर्ड इन काइंड ऑफ द अबनॉर्मेलिटी, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारी ऑटिस्टिक थिंकिंग होती है ये इंटरनली फोकस सेल्फ सेंटर थिंकिंग हमारी होती है। इट इज नॉट सेटिमुलेटेड बाय द एक्सटर्नल सेटिमुलेट कंडीशन। और भाई ये हमारी जो होती है ये बाहर की जो परिस्थितियों से प्रेरित नहीं होती है, ठीक है। इट इज नॉट सेटिमुलेट, ठीक है, बाहर की जो परिस्थिति होती है उससे ये प्रेरित हमारी नहीं होती है। थिंकिंग डज नॉट रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और ये जो किसी भी प्रकार की जो इसके प्रति जो हमारी सोच है, यानी कि जो सोच है हमारी रहती है वो बाहर का जो वातावरण है उसका जो है कोई प्रोसेस इसमें नहीं करता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसका कोई रिस्पॉन्ड इसके अंदर ऊपर नहीं होता है, बाहर के इन्वायरमेंट का कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता है, मतलब इसके अंदर बाहर के इन्वायरमेंट से कोई फायदा या कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। इट इज आल्सो कंसिडर्ड ए काइंड ऑफ अबनॉर्मलिटी। तो इसमें जो है इस प्रकार की जो किसी प्रकार की असामान्यता भी इसको माना जा सकता है। असामान्यता का मतलब ये होता है नॉर्मलिटी इसको माना जा सकता है।
ये हमारी किसी अबनॉर्मलिटी को भी कंसिडर करती है। अबनॉर्मलिटी का मतलब क्या हो जाता है, डिजीज और डिसऑर्डर से संबंधित हमारी चीज की तरफ ये हमारा इशारा करती है। दिस इंडिविजुअल आर द फ्लेक्सिबल इन थिंकिंग एंड मोस्टली इंट्रोवर्ट इन नेचर। तो भाई इसमें जो व्यक्ति होता है ना, उसकी जो सोच होती है उसमें दृढ़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है इसके अंदर जो थिंकिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी दृढ़ इसमें होती है। और स्वभाव से अधिकतर जो है कैसे होते हैं हमारे इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, किसी को कुछ बात बोलकर नहीं बताते हैं, सारी की सारी बातें अपने अंदर ही रखते हैं। द शोर ऑफ स्टिमुलेशन इज यूजुअली ऑफ इंटरनल इज यूजुअली इंटरनल। तो भाई इसमें जो सोर्सेज होते हैं यानी कि प्रेरणा के जो स्रोत होते हैं, स्टिमुलेशंस के जो हमारे स्रोत होते हैं वो आमतौर पर हमारे सारी की सारी क्या चीज़ें होती हैं, आंतरिक चीज़ें ही इसमें होती हैं। यानी कि ये हमारी क्या है, फोकस ऑफ द सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग हमारी रहती है, यानी कि अंदर ही अंदर चीज़ें चलती रहती हैं, बाहर की चीज़ों का, बाहर के इन्वायरमेंट का इस चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता है। अंदर ही अंदर जो विचार है, जो थिंकिंग है वो हमारी बढ़ती रहेगी और व्यक्ति की जो थिंकिंग होती है वो और भी दृढ़ होती चली जाएगी। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है। और इसीलिए ये जो हमारा ऑटिस्टिक थिंकिंग जो होती है, ऑटिज्म की जो बीमारी होती है, जो डिसऑर्डर होता है, उससे हमारी रिलेट बोली जाती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर फिर जो डिप्रेशन में जाने की जो प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन जैसी जो समस्याएं होती हैं, स्ट्रेस लेवल की जो समस्याएं होती है वो उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये हमारी थी टाइप ऑफ थिंकिंग सारी की सारी। तो हमारी 5 टाइप थी थिंकिंग के अंदर। तो ये सारे के सारे टाइप के बारे में हमने डिटेल से जान लिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट वीडियो है, तो वो हमारा देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे जो चीज़ें होंगी उसके अंदर हम समझेंगे। तो ये हमारा थिंकिंग का तो यहीं पर कंप्लीट हो ही गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें।